हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज 1.0 पे आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट, यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। ठीक है, सूर्य का जो केंद्र है उसका तापमान कितना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन, 2.5 इंटू 10⁻7 केल्विन, 1.4 इंटू 10⁻6 केल्विन या 1.4 इंटू 10⁻7 केल्विन। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम आपको बता दें, पृथ्वी सूर्य की जो केंद्र होती है उसकी ताप है 1.4 इंटू 10⁻7 केल्विन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। सूर्य का जो केंद्र है उसका दाब कितना होता है। 3 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर, 3 इंटू 10⁻6 न्यूटन वर्ग मीटर या 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर या 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर वर्ग मीटर। तो इसमें सूर्य का जो केंद्र होता है उसका दाब होता है 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा हमारे यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर आधारित है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर जो होती है वह किस पे आधारित है। ठीक है, नाभिकीय संलयन पे। स्टूडेंट, आपको जितना भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता चले आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी अच्छे से तैयारी की हुई है। दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, परमाणु रिएक्टर जो होता है वह किस पे आधारित होता है। नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है या नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है या अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है या इसमें सभी पर आधारित होता है। तो स्टूडेंट, हमारी जो परमाणु रिएक्टर होती है वह आधारित होती है नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ से हमारा, नाभिकीय विखंडन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है। प्रत्यावस्था गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जड़त्व आघूर्ण या प्लांक का नियतांक। तो प्रतिबल और जो विकृति होती है स्टूडेंट, इसका जो अनुपात होता है उससे हम लोग बोलते हैं पर्यावस्था गुणांक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पर्यावस्था गुणांक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बोले कि पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी जो होती है वो किस पे आधारित है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम पे या आर्किमिडीज के सिद्धांत पे या पास्कल के नियम पे या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि पनडुब्बी जो होती है, आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो पनडुब्बी आधारित होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बोला कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्यों। ठीक है, आप समुद्र में अच्छे से तैर सकते हैं नदी की अपेक्षा, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। पहला बोला कि समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं इसके कारण, या समुद्र की पानी का घनत्व जो होता है वह नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इसलिए समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है। यह क्यों आसान है, क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें समुद्र में तैर पाना काफ़ी आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा,
बोल रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह कितना है? 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 11 से 2 किलोमीटर पर सेकेंड, या 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, या 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसमें पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ठीक है, मान लेते हैं हम किसी वस्तु को अपने हाथ से पकड़ते हैं और एक ऊंच स्थान से हम उसको छोड़ते हैं। ठीक है, जब वो हम उस वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो उसका जो मास होता है, ठीक है, उसका जो भार होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है? क्या वह परिवर्तनशील होता है, क्या वह अपरिवर्तनशील होता है, क्या उसका भार शून्य हो जाता है, या इसमें से कोई नहीं होता? तो स्टूडेंट, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो उसका जो भार होता है वह परिवर्तनशील होता है। ठीक है, उसके भार में क्या होता है? उसके भार में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, परिवर्तनशील होता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? वीवीआई क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने, एंडरसन ने, या रदरफोर्ड ने? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? स्टूडेंट, पॉजिट्रॉन की खोज की एंडरसन ने। ठीक है, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। ठीक है, केल्विन तापमापी को हम एक फ़ारेनहाइट में मापते हैं, एक केल्विन में मापते हैं, एक सेल्सियस में मापते हैं, डिग्री में भी मापते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि बर्फ का जो गलनांक है वो केल्विन तापमापी पे कितना होता है? 273 केल्विन, 100 केल्विन, 0 केल्विन, या 373 केल्विन? तो केल्विन में जो बर्फ का गलनांक होता है वो होता है 0 केल्विन। कितना होता है? 0 केल्विन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? इस्पात में, निर्वात में, या इनमें से कोई में नहीं? तो जो ध्वनि का जो वेग होता है स्टूडेंट, वो सबसे ज़्यादा होता है हमारा इस्पात में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इस्पात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला कि केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान है। ठीक है, केल्विन मान में मनुष्य के जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है? 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन, या 310 केल्विन? तो केल्विन में मानव शरीर का जो तापमान होता है स्टूडेंट वो होता है 310 केल्विन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही जाएगा, 310 केल्विन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा जमता है। ठीक है, पारा जमता है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पे वह जम जाता है, यानी वो बर्फ़ के रूप में हो जाता है? 39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, या 60 डिग्री सेल्सियस? तो स्टूडेंट, पारा जो है वह -39 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ़ बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही होगा, -39 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। ठीक है, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, कौन सा यंत्र है? हाइग्रोमीटर से मापते हैं क्या, पायरोमीटर, टैकोमीटर, या पिक्नोमीटर? तो स्टूडेंट, उच्च तापक्रम को मापने का जो यंत्र है वह है हमारा पायरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पायरोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है। ठीक है, जब प्रकाश जो होती है हमारी वो वायु से होकर कांच में जब प्रवेश करती है तो उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है? तरंगदैर्घ्य बढ़ती है
या तरंगदैर्घ्य घटती है या आवृत्ति बढ़ती है या इनमें से कुछ नहीं होता, इनमें से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब प्रकाश वायु से कांच में जब प्रवेश करती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पूरी यांत्रिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ठीक है, पूरी यांत्रिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूरी यांत्रिक परावर्तन का मतलब आपको पता होगा कि वह जिस रास्ते से प्रकाश जाती है पुनः उसी पथ पे लौट आती है, उसे हम लोग बोलते हैं पुनः यांत्रिक परिवर्तन। तो यह कब होता है, जब वह हीरे से कांच में जाती है, जब जल से कांच में जाती है, जब वायु से जल में जाती है या वायु से कांच में जाती है। तो पूर्ण यांत्रिक परावर्तन होता है जब हमारी जो प्रकाश होती है वह हीरे से कांच में प्रवेश करती है। ठीक है, हमारी जो प्रकाश लाइट होती है यदि वह हीरे से कांच में प्रवेश करती है तो वहाँ पे पूर्ण यांत्रिक परावर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हीरे से कांच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रकाश तंतु जो है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पूर्ण यांत्रिक परावर्तन पे, अपवर्तन पे या परिकीर्णन पे या व्यक्तीकरण पे। तो प्रकाश तंतु जो है स्टूडेंट, यह हमारा कार्य करता है पूर्ण यांत्रिक परावर्तन पे। ठीक है, पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के सिद्धांत पे हमारा कार्य करता है कौन, प्रकाश तंतु। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, क्या डायनेमो बदलता है, क्या सौर सेल बदलता है, क्या विद्युत मोटर बदलता है या विद्युत सेल बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्टूडेंट ये कौन सा बदलता है, ये बदलता है हमारा सौर सेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसी यहाँ से सही हो जाएगा हमारा सौर सेल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में या गैस में। तो जिन अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती है यह उत्पन्न होती है सभी माध्यम में। ठीक है, ये सभी माध्यम में उत्पन्न, ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है, सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और स्टूडेंट आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम प्रयास करेंगे कि वो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोला कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, नहीं, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग जो है स्टूडेंट वो उत्पन्न नहीं होती है, पानी में, लोहा में, हवा में या पारा में। तो स्टूडेंट हवा में जो है वहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पानी में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है, लोहा में भी होती है, पारा में भी होती है, लेकिन हवा में वह नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा हमारा, हवा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। पूरे कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। बोला है कि 6.023 इंटू 10⁻20 या 6 इंटू 023 इंटू 10⁻23 या 6.23 इंटू 10⁻4 या 6.23 इंटू 10⁻25। तो स्टूडेंट जो हमारी जो अवगाद्रो संख्या होती है, अवगाद्रो संख्या का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट वो होता है 6 इंटू 23 और 10⁻23। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, डिस्टेंस, दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है क्या है, पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा या एम्पियर। तो स्टूडेंट दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह है पारसेक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पारसेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला कि एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है।
9.46 इंटू 10 मीटर, या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या 9.46 इंटू 10⁻18 मीटर, या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। स्टूडेंट एक प्रकाश वर्ष जो होती है वह होती है 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत तो आपने पढ़ा है, उसको उस क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया, किसने उसे प्रतिपादित किया। चलिए 4 ऑप्शन है, एडिसन ने, न्यूटन ने, मैक्स प्लांक ने, या कूलम्ब ने। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। आपने पढ़ा होगा क्वांटम प्लांक का सिद्धांत। ठीक है, तो प्लांक यानी ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि पृथ्वी की उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। ठीक है, पृथ्वी की जो उपग्रह है उसकी जो कक्षीय वेग होती है वो किस पे डिपेंड करता है, कक्षा की त्रिज्या पर, या उपग्रह के द्रव्यमान पर, या पृथ्वी की उपग्रह को दिए गए वेग पर, या सूर्य से उसकी दूरी पर। स्टूडेंट पृथ्वी की जो उपग्रह की जो कक्ष होती है उसकी जो वेग होती है वो हमारा डिपेंड करता है कक्षा के त्रिज्या पर। ठीक है, कक्षा की त्रिज्या जितना ज़्यादा होगा उसका वेग नहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कक्षीय वेग डिपेंड करता है हमारा कक्षा की त्रिज्या पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि न्यूनतम संभवत ताप है, न्यूनतम संभवत ताप है कितना, -273 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस, या -300 डिग्री सेल्सियस, या 1 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम जो संभवत ताप है स्टूडेंट वह है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जाएगा यहाँ से हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती। ठीक है, यदि हमारा वायुमंडल नहीं होता तो दिन की जो अवधि है, ठीक है, जो टाइमिंग है वो कितना होता, कम होता या ज़्यादा होता, या अपरिवर्तित होता, या इसकी आधी हो जाता। तो स्टूडेंट यदि हमारी वायुमंडल ना होती तो हमारी जो दिन की अवधि है वह कम होती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहे कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, वर्णमंडल, कोरोना, प्रभात मंडल, या कोई भाग नहीं। स्टूडेंट सूर्य ग्रहण के समय जो है वह सूर्य का हमारा कोरोना दिखाई देता है। ठीक है, कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना भाग दिखाई देता है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का क्या कारण है, ध्वनि का परावर्तन होना, ध्वनि का अपवर्तन होना, या ध्वनि का अवशोषण होना, या ध्वनि की चाल ज़्यादा होना या कम होना। तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन होना। ठीक है, ध्वनि का जब परावर्तन होती है तो वहाँ पे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो तो उसका जो आवर्तकाल होगा वह कितना होगा। ठीक है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति अगर झूले पे खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या बढ़ जाएगा या घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा, या इसमें से कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट झूला झूलते समय यदि कोई व्यक्ति जो है वो झूले पे खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पे 2 व्यक्ति बैठ जाते हैं तो वहाँ पे आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा
या अपरिवर्तित रहेगा या इसमें से कोई नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, एक व्यक्ति बैठे या दो व्यक्ति बैठे, यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। सेकेंडी जो पेंडुलम होती है उसकी आवर्तकाल कितनी होती है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड। तो सेकेंडी जो पेंडुलम होती है स्टूडेंट, इसका आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा यहाँ से, 2 सेकेंड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है। कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है अवतल, उत्तल, समतल या कोई नहीं। तो कोशिका नली में जो जल की जो ऊपरी सतह होती है स्टूडेंट, वो हमारी होती है समतल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोल रहा है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। घड़ी की जो चाबी होती है उसमें संचित ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा है, दाब ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है या कोई नहीं। तो घड़ी की सुई में हमारी होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि एक कूलाम आवेश बराबर होता है। एक कूलाम जो आवेश होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 6.25 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 6.25 इंटू 10⁻23। तो एक कूलाम आवेश जो होता है स्टूडेंट, यह हमारा बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी तार की जो प्रतिरोधकता होती है वह किस पे डिपेंड करती है? लंबाई पे डिपेंड करती है, या पदार्थ पे डिपेंड करती है, या क्रॉस सेक्शन उसके एरिया पे डिपेंड करती है, या वह इसमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। तो स्टूडेंट किसी तार की जो प्रतिरोधकता होती है वह डिपेंड करती है पदार्थ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ से, पदार्थ पे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 1 वाट घंटा बराबर होता है। 1 वाट घंटा जो है वह किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻³ कैलोरी के बराबर होता है, या 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है, या 4.2 जूल के बराबर होता है, या 1 HP के बराबर होता है। तो स्टूडेंट 1 वाट घंटा जो होता है वो हमारा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मैक संख्या का उपयोग किसके चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? ठीक है, मैक संख्या का उपयोग किसके चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? प्रकाश के चाल निर्धारण के लिए, या ध्वनि का चाल निर्धारण के लिए, या विमान का चाल निर्धारण के लिए, या इसमें से कोई नहीं। तो मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल निर्धारण के लिए उपयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, वह कौन, उसमें एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, उसके बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या आसुत अम्ल। तो एक जो कार होती है उसकी बैटरी में पाई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आप इससे जरूर अच्छे से याद कर लें, 1 नंबर वाले में बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। बोल रहा है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है लगातार। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। तो इसमें स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो आती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा,
25 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, हाइगेंस ने या वेबर ने? तो स्टूडेंट प्रकाश की जो तरंग सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया हाइगेंस ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइगेंस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोला कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे आधारित है? तथा आपसे ये भी पूछेगा कि ट्रांसफार्मर ये एसी में काम करता है या डीसी में काम करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर एसी में काम करता है, सिर्फ यह अल्टरनेटिव जब करंट आती है, जब प्रत्यावर्ती धारा में यह वर्क करती है। तो बोला कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे आधारित है, किस प्रिंसिपल पे आधारित है? तो पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, या चुंबकीय प्रेरण पे, या स्वप्रेरण पे, या अन्योन प्रेरण पे। तो ट्रांसफर जो हमारा स्टूडेंट ट्रांसफार्मर हमारा आधारित है चुंबकीय प्रेरण पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ठीक है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप जो होते हैं वह किस क्रम में हम उनको जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या इसका कोई निश्चित नहीं होता है, हम इसे किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट समानांतर क्रम में। ठीक है, घरेलू प्रकाश में प्रयुक्त होने वाले जो लैंप होते हैं हम उनको जोड़ते हैं समानांतर क्रम में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वह कितने समय लेता है? 12 घंटे में, 24 घंटे में, 36 घंटे में, या 48 घंटे में? तो भू अस्थायी जो उपग्रह होता है स्टूडेंट वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है 24 घंटे। तो ऑप्शन बी सही जाएगा, 24 घंटे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बोला कि जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जेट इंजन जो होता है स्टूडेंट वो किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे, या ऊर्जा संरक्षण के नियम पे, या रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, या कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे? स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें